हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सीएफटी हमने कंप्लीट किया था, एप्लीकेशंस हमने बता दिए थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने कलर के ऊपर बात की थी और कलर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेनली डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में डी ट्रांजिशन इज द रीजन फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। और साथ ही साथ हमने फिर बात की थी अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। CFT वॉज ओवर। चैप्टर के दो पार्ट हो चुके हैं। मैंने पहले ही बताया था चैप्टर के मेनली 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, easiest part we did. Second is bonding theories of the coordination compounds, we have done. And the third is isomerism in coordination compounds. Now we are going to take up the most important part of the chapter, खासकर JEE Advanced के लिए, isomerism in coordination compounds. So लिखो heading isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds मेनली 2 तरह की आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं हम, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर इटसेल्फ गेट्स चेंज, जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो। स्टीरियो आइसोमरिज्म केवल ओरिएंटेशन चेंजेस, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स मतलब यहां पर लिगेंड्स चेंज, यहां पर स्ट्रक्चर चेंजेस, लिगेंड की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, काउंटर आयंस चेंज हो गए। तो ये मेन, यहाँ स्ट्रक्चर तो सेम है बट ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स गेट्स चेंज, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव द स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल मेनली जो होती है वो है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, देन कम्स हाइड्रेट आइसोमरिज्म, then coming linkage isomerism, then followed by linkage के बाद you have coordination isomerism, and the last you have ligand isomerism. तो ये मेन आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बहुत आसान है, डेफिनेशन एक लाइन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन इटसेल्फ मेक एवरीथिंग क्लियर। यहाँ थोड़ा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये मेन है, इसके ऊपर क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस में खूब पूछे जाते हैं एंड दैट यू हैव टू स्टडी इन द 2 पार्ट। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल, optical isomerism and geometrical isomerism, all that we are going to take up now. चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। तो पहले आप ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, खाका बनाया है हमने, एक बार ये नोट कर लो। नाउ वी विल डू द डिटेलिंग ऑफ दिस। एक बार नोट करेंगे इस सबको। जैसे बात करें हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जब बात कर रहे हैं तो पहला जो था वो था आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, और नाम से मालूम पड़ रहा है
कि ये आयोनाइज होने के बाद अलग अलग आयंस देंगे। सच आइसोमर्स प्रोड्यूस different ions in solution on ionization। इस तरह के आयोनाइजेशन आइसोमर्स को अगर पानी में डुबोगे तो ये आइसोमर्स ये अलग अलग कंपाउंड हैं, तो जब ये पानी में डुबोगे तो दे आयोनाइज इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस। अराइज, क्यों अराइज होते हैं? अराइज व्हेन लिगेंड कैन बी एक्सचेंज्ड विद काउंटर आयंस। देखो ये जो आइसोमर्स हैं ये क्यों, कारण क्या है इनका? बिकॉज लिगेंड कैन बी एक्सचेंज विद द काउंटर आयंस। काउंटर आयंस बाहर से उठ के अंदर आ गया, अंदर से लिगेंड उठ के बाहर चला गया, फॉर्मूला सेम रहा बट स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। तो दीज आर बिकॉज ऑफ द एक्सचेंजिंग द काउंटर आयन एंड लिगेंड्स। एग्जांपल्स जैसे CO H2O4 Cl2 ब्रोमीन। मान लो ये है कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स। अब क्लोराइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन अंदर आ जाए, क्लोराइड आयन बाहर आ जाए। तो साथ में ये देखो जरा H2O4 BrCl और एक Cl बाहर आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। नाउ यहां क्लोराइड आयन कौन था? लिगेंड था, जो कि यहां क्या बन गया है? काउंटर आयन। अब इसको डुबोगे पानी में तो ये ब्रोमाइड आयन देगा, और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओ तो AgBr का येलो PPD बनेगा। पढ़ा था हमने, एक टेबल बनाई थी, याद है आपको? वो AgCl, AgBr, AgI, उनके कलर और वो कहां कहां डिसॉल्व हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स बना करके, वो हमने बताया था एक बार आपको। अभी कब? जब हम पढ़ रहे थे वर्नर्स थ्योरी। यस। और यहां अगर इस वाले को पानी में डुबोगे तो इट विल गिव क्लोराइड आयन। ये तो पता ही है कि किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डुबोते हो तो जो आयनिक पार्ट है ब्रोमाइड आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। तो ये हुए आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सेकंड कम्स हाइड्रेट आइसोमरिज्म। नोट इट डाउन, पहले इसको लिख लो। हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट नाम से मालूम पड़ रहा है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। H2 वाटर के लिए यूज करते हैं हाइड्रेट। तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म का मतलब ये एक तरीके से आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का ही स्पेशल केस है, जिसमें वाटर लिगेंड कैन बी एक्सचेंज विद द काउंटर आयंस। इन दिस water ligand can be exchanged with counter ions। तो इन दिस वाटर लिगेंड कैन बी एक्सचेंज विद काउंटर आयंस। तो ये काउंटर आयन से एक्सचेंज हो सकता है, तब ये अराइज होता है। तो अच्छा, मैंने बताया भी था कि एकमात्र मॉलिक्यूल जो बाहर रहेगा कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन के साथ में जिंदगी गुजार सकता है, वो कौन है? H2O, बिकॉज H2O कैन कनेक्ट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे एग्जांपल देखें, मान लो यही कंपाउंड है CrCl3.6H2O। इसका एग्जांपल हमने पहले भी लिए थे। इसके कई आइसोमर पॉसिबल हैं, जैसे Cr H2O6 Cl3, या फिर Cr H2O5 Cl Cl2.2H2O, या फिर Cr H2O4 Cl2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सेटिस्फाई करना ही है। क्लोरीन डॉट यहाँ पर H2O, यहाँ पर एक H2O।
2H2। जरा देखना ये क्या है, ये तीनों का फॉर्मूला सेम, ऑल थ्री हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट सी एक केस में क्लोराइड एक अंदर चला गया, दो क्लोराइड बाहर हैं, यहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कोई टेस्ट नहीं देगा, नो मास इंक्रीज इन द कंसंट्रेट H2SO4 विल बी ऑब्जर्व्ड। यहां पर मास अगर 1 मोल की कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा दी तो 18 ग्राम विल बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस H2O। कंसंट्रेट H2SO4 अंदर वाले वाटर को अटैक नहीं करता, बाहर वाले वाटर को अटैक करता है जो लिगेंड के साथ जो काउंटर आयन के साथ बैठा हुआ है। तो इसका मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई, तो ये तीनों क्या हो गए, हाइड्रेट आइसोमर्स। आपके लेवल पे IIT JEE की रिक्वायरमेंट के लिए आप याद रख लो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है या H2O जो होता है वो काउंटर आयंस के साथ बैठ सकता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर नहीं बैठाओगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? सो लाइक दैट यू से CrCl3.6 H2O। तो ये क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स है ये। हाइड्रेट के बाद नेक्स्ट थर्ड लिंकेज आइसोमरिज्म, इसको नोट कर लो पहले। थर्ड लिंकेज आइसोमरिज्म, नाम से मालूम पड़ रहा है लिंकेज। लिंकेज मतलब दिस अराइज व्हेन एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट। अराइज व्हेन एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेट ligand is present। arise when at least one ambidentate ligand is present। अगर ambidentate है, ambidentate की डेफिनेशन पता है कि उसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसके थ्रू वो कॉम्प्लेक्स बना सकता हो। तो arise when at least one ambidentate ligand is present in the complex, present in complex। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो जैसे मान लो यही ले लो Cr H2O5 Cn Cl2। आप इसको यूं भी ले सकते हो Cr H2O5 Nc Cl2। जरा ध्यान दो, यहां कार्बन डोनर है साइनाइडो C, यहां साइनाइडो N। तो इसका मतलब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बोथ आर लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज, इन्हें आप लिंकेज आइसोमर्स बोलोगे। तो इसका मतलब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल याद रखो दो। जैसे कौन, साइनाइड आयन, जैसे NO2 माइनस, जैसे OCN माइनस, SCN माइनस। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल थे, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गए, लिंकेज आइसोमर्स। यहां नाइट्रोजन डोनर है, यहां कार्बन डोनर है, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो दीज आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स जब होंगे जब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट हों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। नोट करो इसको। उसके बाद मूव करेंगे द फोर्थ वन, कौन सा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म।
व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म? ये जब अराइज होता है जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेट, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नेचर के हों। तो अराइज व्हेन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स arise when both cationic and anionic parts of complex are of coordination compound are complex parts। पहले समझो हम क्या बात कर रहे हैं। भाई जैसा सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। सोडियम क्लोराइड में पहला पार्ट कैटायनिक, दूसरा एनायनिक होता है। तो ये आइसोमरिज्म जब अराइज होती है जब पहले वाले पार्ट भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो। कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब उसमें सेंट्रल एटम और लिगेंड्स दोनों हों, और दूसरे वाले पार्ट में भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जिसमें सेंट्रल एटम और लिगेंड्स दोनों ही हों, तो तब ये अराइज होता है। एग्जाम्पल लेंगे तो बात समझ में आएगी। और ये कैसे बनते हैं? दीज आइसोमर्स आर फाउंड बाय एक्सचेंजिंग लिगेंड्स और सेंट्रल एटम्स। दीज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंजिंग काउंटर आयंस, एक्सचेंजिंग लिगेंड्स और सेंट्रल एटम लिगेंड्स और सेंट्रल एटम। कैसे? लेट अस सी द एग्जांपल। जैसे एग्जांपल लो ये वाला, मान लो जैसे कोबाल्ट, मान लो अमोनिया 6 और ये मान लो क्रोमियम CN6। दोनों ही मान लो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट भी और क्रोमियम भी। तो पहले वाले कैटायनिक पार्ट पर +3 चार्ज हुआ और दूसरे वाले पर साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, तो 3- हुआ। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब जरा ध्यान दो, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी कॉम्प्लेक्स नेचर का है, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स नेचर का है। तो लिगेंड्स को एक्सचेंज करो, जरा करो। एक साइनाइड को इधर ले आओ तो CO NH3 CN, एक अमोनिया को इधर ले आओ, क्रोमियम, अमोनिया एक इधर ले आए 1 एंड CN5, बन गया आइसोमर। स्ट्रक्चर इज चेंज नाउ, फॉर्मूला सेम है। अच्छा, 2 साइनाइड ले आओ तो NH3 साइनाइड 2, तो 2 अमोनिया इधर ले आने पड़ेंगे, ट्वाइस CN4। अब यहां 2+ चार्ज था, 2- चार्ज था, समझ में आ गई। यहां प्लस चार्ज था या माइनस चार्ज था, समझ में आ गई बात। आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं ये। अच्छा, 3 ले आओ तो ले आओगे क्या? 3 आ जाएंगे क्या? ना आएंगे। क्यों ना आएंगे? जरा देखियो। CO NH3 CN3 Cr NH3 CN3। No, this compound does not exist. सर क्यों ना एग्जिस्ट करता, जरा बताइयो। अरे क्यों ना एग्जिस्ट करता, ये तो पता है, ये पहले भी कहा हमने कि ये जो अगर किसी कंपाउंड के अगर 2 पार्ट हैं तो पहला कैटायनिक पार्ट और दूसरा एनायनिक होना ही चाहिए। जबकि यहाँ चार्ज क्या है? 0। यहाँ चार्ज क्या है? 0। अरे जब NaCl लिखते हो ना आप सोडियम क्लोराइड, तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। नहीं, सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है। सोडियम पर +1 चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज है। ऐसे यहाँ पर ये न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के 2 पार्ट हैं तो पहला पार्ट कैटायन और दूसरा पार्ट एनायन होना ही होगा, वरना वो कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों न्यूट्रल कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रल पार्ट नहीं हो सकते कंपाउंड में।
समझ में आ गई बात? तो पहला पार्ट कैटायन होना ही होगा, दूसरा पार्ट एनायन होगा। दिस एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर ठीक है, फिर एक काम करते हैं, साइनाइड हम 3 ले आए थे, 4 ले आओ। 4 ले आओगे तो ये पार्ट एनायनिक बन जाएगा और ये कैटायनिक बन जाएगा, तो इसे इधर ले आओ। तो क्रोमियम 4 यहां गया, तो NH3 4 Cn ट्वाइस एंड कोबाल्ट NH3 twice Cn4. So like that and so on. This will exist, yes. इस पर +1 चार्ज या -1 चार्ज है। समझ में आ गया ये वाला कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के न्यूट्रल हैं, ऐसा संभव नहीं होता। अगर 2 पार्ट हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तो एक कैटायनिक और एक एनायनिक होना ही होगा। तो इस तरीके से गाइज यू हैव टू रिमेंबर, सो दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कब हुआ ये? जब कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट बोथ आर हैविंग कॉम्प्लेक्स नेचर। और कैसे बनते हैं ये आइसोमर्स? बाय एक्सचेंजिंग देयर काउंटर आयंस, बाय एक्सचेंजिंग देयर लिगेंड्स और एक्सचेंजिंग देयर सेंट्रल एटम। तो ये था, इस तरीके से आप ये याद रखते हो, नोट इट डाउन। इसके बाद 5th नंबर का लेंगे लिगेंड आइसोमरिज्म। इसको नोट करो। फिफ्थ, लिगेंड आइसोमरिज्म। और लिगेंड आइसोमरिज्म नाम से मालूम पड़ रहा है कि लिगेंड इटसेल्फ शोज आइसोमरिज्म। लिगेंड इटसेल्फ shows isomerism due to its structure। तो अपनी स्ट्रक्चर की वजह से आइसोमेरिज्म शो करता है। जनरली ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। जनरली लिगेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली लिगेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर के होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, तो वहां ऐसा पाया जाता है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे ये लो CH3 CH CH2, क्या है ये? PN, प्रोपिलीन डाइअमीन। और इसका सिंबल क्या यूज करते थे हम? PN, प्रोपिलीन डाइअमीन, या प्रोपेन 1,2 डाइअमीन। प्रोपेन 1,2 डाइअमीन। इसी का दूसरा आइसोमर ये भी तो हो सकता है, CH2 CH2 CH2, और ये NH2 यहां इस टाइप से, और ये दोनों अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। दोनों के किनेटिक रिंग्स का नेचर अलग होगा। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड किनेटिक रिंग। और ये 6 मेंबर्ड किनेटिक रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर्ड किनेटिक रिंग। अच्छा, इस लिगेंड का नाम क्या था? TN, याद है? ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन, या फिर IUPAC नाम लिखोगे तो प्रोपेन 1,3 डाइअमीन, या प्रोपेन 1,2 डाइअमीन भी बोलते हो, एमिनो प्रोपेन भी बोलते हैं इसको।
1,2 अमीनो प्रोपेन, तो ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपेन 1,3 डाइअमीन। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर मान लो ये लिगेंड है तो इसका आइसोमर ये भी हो सकता है, तो इस तरह की आइसोमरिज्म को बोलते हैं लिगेंड आइसोमरिज्म व्हेन लिगेंड इटसेल्फ इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड शोज आइसोमरिज्म। तो गाइज ये थे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ये हो गया, बहुत आसान था। परिभाषा पता है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, लिगेंड आइसोमरिज्म की, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म की, लिंकेज आइसोमरिज्म की एंड सो ऑन। आपके क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होंगे। जब आप डीपीपी शीट सॉल्व करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। इसको नोट करें। Thereafter we shall talk about more important IIT JEE के लिए, एडवांस के लिए, मेन के लिए और खासकर थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा सा लगाएंगे, केयरफुली बात सुनेंगे, तब समझ में आएगी और एक दिन में नहीं आएगी। आज पढ़ाया कुछ समझ में आएगा, कल को कुछ और समझ में आएगा, 2-4 दिन में यू विल बिकम कंफर्टेबल इन स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो में थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पेन तो लेना पड़ेगा, तभी आपको वो सब गेन आएंगे। हेडिंग लिखो स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म, देखो बच्चों, स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं तो मेनली इसमें हमें दोनों ही आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, हम दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है। बोथ विल बी इन्वेस्टिगेटेड साइमल्टेनियसली। एक साथ बात करेंगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। और हमारे सिलेबस में जो मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड देन फॉलोड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो हमें दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस मेनली इन्वेस्टिगेट करने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक थोड़ा सा इजियर पार्ट, व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हमें दो केसेस पढ़ने पड़ेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब फिर वापस वही बात, जब IIT JEE में क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या ऑप्टिकल आइसोमर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 4 ऑप्शंस होंगे, ABCD 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए होंगे। क्वेश्चन ये ना बताएगा कि कौन ज्योमेट्रिकल है और कौन स्क्वायर प्लेनर है या कौन टेट्राहेड्रल है, वो खुद ही पहचानने पड़ेंगे। और वो आप सीख चुके हो कहाँ, गाइडलाइंस टू प्रेडिक्ट टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल्स आई टोल्ड, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आल्सो आई टोल्ड टू द स्टूडेंट्स। तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हमारे दो केसेस पढ़ने पड़ेंगे। ए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात पहले करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते, ऑप्टिकल शो कर सकते हैं। डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म but may show optical isomerism. तो do not show geometrical isomerism but may show optical isomerism. अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करें, कर सकते हैं, बट ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं करते। ध्यान दो, टेट्राहेड्रल है, जैसे पोजीशन मान लो ये है M L L L और ये L, L1 2 3 4।
कि 4 लिगेंड्स हैं, बट ध्यान दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो क्यों आप पढ़ते हो, जैसे आप सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अराउंड के 2 ग्रुप्स हैं, अगर सिस है पास पास है तो रिपल्शन बिहेवियर अलग होगा, और ट्रांस है तो रिपल्शन बिहेवियर अलग होगा। कई बार सिस में रिपल्शन ज्यादा होते हैं, ट्रांस में रिपल्शन कम होते हैं इन द बल्की ग्रुप्स। भाई ये L1 L2 L3 L4 जो ये लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स कोई छोटा लिगेंड हो सकता है, कोई बड़ा लिगेंड हो सकता है, किसी का रिपल्शन बिहेवियर ज्यादा हो सकता है, किसी का रिपल्शन बिहेवियर कम होगा, बट यहां तो सभी बॉन्ड एंगल इक्वल हैं, इक्वल बॉन्ड एंगल्स, इक्वल बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ऑब्वियसली अलग अलग लिगेंड्स होंगे तो थोड़े बहुत बॉन्ड एंगल इधर उधर होंगे, बट ध्यान तो दो, आप अगर L4 को L1 से एक्सचेंज करो और L1 की पोजीशन पर L4 ले आओ, क्या अंतर पड़ रहा है? कोई ना अंतर पड़ रहा, बिकॉज ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम, सो द रिपल्शन बिहेवियर वुड बी सेम। तो ध्यान दो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिंस ऑल द 4 लिगेंड पोजीशंस आर आइडेंटिकल इक्विवेलेंट, सो एक्सचेंजिंग द लिगेंड विल नॉट चेंज द रिपल्शन बिहेवियर एंड इट विल नॉट जनरेट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ड्यू टू द डिफरेंट रिपल्शन बिहेवियर। जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसे पढ़ते थे C डबल बॉन्ड C, ये मान लो C2H5, ये H, ये C2H5, ये H, और इसका एक दूसरा आइसोमर मान लो ऐसे बन गया C डबल बॉन्ड C, C2H5, ये C2H5, यहाँ H और यहाँ H। इसे बोल देते थे आप सिस आइसोमर और इसको बोल देते थे आप ट्रांस आइसोमर। ये बल्की ग्रुप्स हैं, इन बल्की ग्रुप्स के बीच का जरा एंगल है तो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, और इन बल्की ग्रुप्स का एंगल यहां कितना है? अपोजिट है, नियरली 180 डिग्री। 2 बल्की ग्रुप्स दूर दूर, 2 बल्की ग्रुप्स पास पास, पास पास हैं तो हैवी रिपल्शन मारेंगे, स्टेरिक रिपल्शन होगा, ग्रेटर स्टेरिक रिपल्शन हियर। इन दिस केस सिस आइसोमर में ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है तो रिपल्शन बिहेवियर अलग होगा, रिपल्शन बिहेवियर अलग होगा तो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली विल बी अफेक्टेड, देयर बॉइलिंग पॉइंट, देयर डाइपोल मोमेंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट, देयर विस्कोसिटी, ऑल विल बी अफेक्टेड। पढ़ते हो ये सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइसोमरिज्म अगर कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्चुअली तो इट हैज टू बी सेम। तो यहां रिपल्शन बिहेवियर अलग, यहां रिपल्शन बिहेवियर अगर, ये दोनों क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट यहां नहीं, यहां तो सारे बॉन्ड एंगल सेम हैं तो रिपल्शन बिहेवियर सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और क्यों नहीं शो कर रहे हैं? बिकॉज ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम, रिपल्शन बिहेवियर रिमेन्स सेम, बिकॉज ऑल बॉन्ड एंगल्स इन टेट्राहेड्रल are equivalent, so repulsion behavior remains unchanged on changing ligands। तो लिगेंड्स को चेंज करोगे भी आपस में पोजीशन तो रिपल्शन बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आ रहा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होंगे। याद रखना है टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट मे शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब चलो पहले ये वाली बात नोट कर लो, नोट इट डाउन, पूरी बात नोट करें ये सब।
अब वापस बात आती है, हम पढ़ रहे थे क्या, ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वो तो लिखा हुआ है आपके पास हेडिंग, आप दोबारा मत लिखो, आपके पास तो लिखा हुआ है। अच्छा, क्या सिंबल यूज करने वाले हैं ये थोड़ा देखो एक बार। ए बी सी डी एटसेट्रा, ये हो गए मोनोडेंटेट लिगेंड्स। हम इस पूरे एनालिसिस में आइसोमेरिज्म जो पढ़ रहे हैं, छोटा ए बी सी डी स्मॉल केस में हम ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स मान के चलेंगे। ए ए बी बी सी सी अगर ऐसा ले रहे हैं तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल जैसे C2O4 2-, जैसे ईन, जैसे TN ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। अच्छा, इनका सिंबल भी कैसे, अब कनेक्टिविटी है तो ऐसे बोलेंगे, जैसे ए और ए के बीच में रिंग होगी और ये डोनर होंगे लाइक दिस। बी बी, अच्छा दोनों देखो, डोनर एटम्स जो हैं, किसी बाइडेंटेट के डोनर एटम हमेशा सिस पोजीशन पे आ रहे हैं, सो दिस एंगल इज नियरली 90 डिग्री, नियरली 90 डिग्री। ये पहले बताया था शुरुआत में ही, बिल्कुल पहला या दूसरा लेक्चर था कि किसी बाइडेंटेट लिगेंड्स के डोनर एटम हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। ये बात लिख भी लेंगे। ऐसे ही अगर ए बी सी डी ई एफ इस टाइप के अगर लिगेंड्स हैं तो बाइडेंटेट होंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। जैसे कौन, GLY- ग्लाइसिनेट आयन, जैसे कौन, DMGH- ग्लाइसिनेट आयन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेटो। इस तरह के जो लिगेंड्स होंगे जैसे कौन, PN एटसेट्रा। दीज आर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल हो गए। इसमें भी डोनर एटम्स जैसे ए और बी हैं, सो दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सेंट्रल एटम लाइक दिस एंड द रिंग विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। और दोनों डोनर हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। सी डी है तो सी डी यू विल शो लाइक दिस, so 2 lone pair, 1 lone pair by the C and another lone pair by D will be donated to the central atom, that's why it is a bidentate ligand। और bidentate के डोनर हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा, M कौन है ये तो लिख लो, M सेंट्रल एटम। और ये बात जरूर याद रखेंगे कि डोनर एटम्स ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड ऑलवेज ऑक्यूपाई सिस पोजीशन। सिस मतलब पास पास 90 डिग्री पर, ट्रांस मतलब दूर दूर 180 डिग्री पर। तो सिस पोजीशन अराउंड सेंट्रल एटम। तो ये हम एनालिसिस फॉलो करेंगे। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स छोटे ABCD, कैपिटल ए बी बी मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स को सिंबलाइज कर रहे हैं ये, जैसे ऑक्जेलेट OX2-, एथिलीन डाइअमीन TN एंड सो ऑन। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जैसे ग्लाइसिनेट आयन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन, प्रोपिलीन डाइअमीन एंड सो ऑन। ये डोनर एटम है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ही, ये पहले भी इंपॉर्टेंट बोला था हमने कि donor atoms of the bidentate ligands always occupies this position around central atom। एक बार ये नोट कर लो। अब हम सीधे टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। नोट इट डाउन।
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी हैव टू चेक। ऑप्टिकल का मतलब ये हुआ कि सबसे आसान है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने का सबसे इजी तरीका है। वैसे तो कई सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो कंपाउंड के अंदर, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा एंड इट विल हैव द सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ ईच अदर, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यदि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इट विल नॉट हैव द सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। तो ये एक सिंपल रूल आपने पढ़ा हुआ है दैट वी विल फॉलो, और बड़ा आसान होता है चेक करना प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मान लो पहले मोनोडेंटेट ले लें, ये कॉम्प्लेक्स और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। MA4 नहीं, इट विल नॉट शो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दें 109 डिग्री 28 मिनट हैं सारे एंगल्स और चारों ये हैं। ये आपस में चेंज भी करोगे तो कौन सा सेम ही कंपाउंड बनेगा, कुछ नहीं। A3B नो इट विल नॉट, A2B2 नो इट विल नॉट, A2BC नो इट विल नॉट। अच्छा क्यों नहीं बार बार कह रहे हो इट विल नॉट, इट विल नॉट, बता तो दो। ये लो देखियो, M टेट्राहेड्रल है, छोटा a फिर एक a, उसके बाद फिर b और फिर ये c। देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री? आप एक प्लेन ले लो, आपको ये तो पता ही है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के 4 में से केवल 2 ही बॉन्ड्स एक प्लेन में आ सकते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के 4 में से केवल 2 ही बॉन्ड्स एक प्लेन में आ सकते हैं। तो अगर 2 बॉन्ड प्लेन में आ सकते हैं तो वो 2 बॉन्ड मान लो MB बॉन्ड ले लिए, तो प्लेन लो MB बॉन्ड से और कट मार दो। कट मारोगे MB प्लेन से तो वो एक तरीके से इसको MA और MA को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यहां ना दिखेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर थोड़ी है, टेट्राहेड्रल प्लेनर नहीं होता। मैं 4 पेन तो ना है मेरे पास, मार्कर ले लेता हूं, चलो ये रहा। थोड़ा मुश्किल होता है बट कोई बात नहीं, पेन है नहीं, यहाँ पेन से आसान होता है समझना। ये थोड़ा फिसलते हैं हाथ से। हाँ ये लो, अब थोड़ा मन की आंखों से देखो। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा मन की आंखों से देखो, सब चमकेगा आपको। बताओ चमक रहा कि नहीं? कैसे? ये देखो टेट्राहेड्रल पोजीशन है, ये एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट एंड सो ऑन। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये रही, ये A मोनोडेंटेट, ये A मोनोडेंटेट, ये B और ये C। ये वाला प्लेन ले लो, ये रहा, ये हथेली से काट दो, ये हथेली दिख रही है मेरी, पाम। इसमें प्लेन में MC बॉन्ड और MB बॉन्ड लो और कट मारो। कट मारोगे तो ये दोनों बॉन्ड्स तो प्लेन में ही आ गए। कट मारोगे तो MA बॉन्ड MB बॉन्ड इक्वली बाइसेक्टेड हो गए एंड विल हैव द सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। इट हैज गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिख रहा है? खोपड़ी लगाओ। MB बॉन्ड MC बॉन्ड दोनों से कट मारो तो MA इक्वली बाइसेक्टेड। किसी कंपाउंड के अगर 2 इक्वल हाफ्स अगर बन गए हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटने पर, तो इट विल हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो इट विल नॉट शो। तो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, हैज। सो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ ये ले लो ABCD। अब तो चारों अलग अलग हो गए, अब तो ये शो करेंगे। इट विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इट विल हैव 2 फॉर्म्स, D फॉर्म एंड L फॉर्म, डेक्स्ट्रो एंड लेवोरोटेटरी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन आप पढ़ते भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द ऑप्टिकल कंपाउंड देन इट रोटेट्स आइदर इनटू द डेक्स्ट्रो लेफ्ट साइड और टू द राइट साइड इन द पोलरिमीटर ट्यूब। तो डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी नेचर होती है उनकी, ऑप्टिकल बिहेवियर उनका अलग हो जाता है, इसलिए इट विल हैव द 2 डिफरेंट कंपाउंड्स एंड इट विल हैव 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स।
डी एंड एल फॉर्म, यस इट विल शो, चारों डिफरेंट हो गए। अच्छा ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड थे, बाइडेंटेट हो जाए तो ए ट्वाइस, नो इट विल नॉट शो। ए पहले एक काम करो, एक बाइडेंटेट हो, एक वो लो मोनोडेंटेट दो, एम ए बी टू, नो इट विल नॉट शो। उधर लेते हैं, नहीं शो करेगा। यहां कर वापस कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ए बी सी, नो इट विल नॉट शो। क्यों ना, एक बार चलो चेक कर लें, स्टडी तो कर लें, देखें इसको जरा बनाओ। टेट्राहेड्रल है, भूलना मत, ए और ये इनके बीच के रिंग, बी सी, वापस वही एम बी और एम सी बॉन्ड से कट मारो, कट मारोगे तो बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो भी दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएगा। ये रहा बाइसेक्ट हो गया। अभी समझाया था, बिल्कुल वही केस है। एम बी और एम सी का प्लेन लेते हुए कट मार दो, पूरी रिंग दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट हो गई। इट विल हैव द सुपर इंपोजेबल इमेजेस। और कम समझ में आ रहा हो तो 4 पेन तो घर पे होंगे ना, कम हो तो खरीद लेना मार्केट से। 4 पेन लेना, टेट्राहेड्रल बनाना हाथ से थोड़ा मुश्किल होगी, बट कोशिश करोगे तो सब मिल जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से ये इक्वली बाइसेक्ट होगा। इट हैज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई ना तो बस इट विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कब? अगर मान लो ऐसा ले ले तो एम ए बी सी टू, नो इट विल नॉट शो। एम ए बी सी डी, यस इट विल शो, इट विल हैव डी एंड एल फॉर्म। अब तो सब कुछ अलग अलग हो गया। बाइडेंटेट के डोनर दोनों अलग हैं, सी और डी ये दोनों अलग हैं। अब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। यस इट विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं सब कुछ, डोंट फॉरगेट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये हुए एक बाइडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड। यहां तक की बात नोट करो। उसके बाद चलो बात करते हैं जब दोनों ही बाइडेंटेट हो जाएं। नोट इट डाउन। मान लो दोनों ही बाइडेंटेट हो, एम ए ट्वाइस, दोनों ही सिमेट्रिकल हो, नो इट विल नॉट शो। क्यों? जरा एक बार चेक तो करो। एम ए रिंग जरूर बनाना, बाइडेंटेट है तो। नो इट विल नॉट शो। क्यों? चलो फिर वापस से 4 पेन लो। ये रहा टेट्राहेड्रल। अच्छा ये ए, दो ब्लू कलर के जो मार्कर हैं ये दोनों ए ले लिए। ये रिंग है, रिंग भी भूलना मत, बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। और ये ए, क्या करो, इस पूरे प्लेन को, पूरा बाइडेंटेट लिगेंड प्लेन में ले लो जिससे काटना है, कट मारो तो एम ए पूरा का पूरा बाइसेक्ट हो गया। ये ए था, ये विल नॉट शो, विल नॉट शो। Geometrical isomerism has plane of symmetry. No, it will not show. M A B C. No, it will not show. M A B twice. A B twice आप बताओ, ए बी ट्वाइस आप बताओ कि शो करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैं पूछता हूँ ना बच्चों से क्लास में भी, फिजिकल क्लासरूम, अभी तो खैर ये सब वर्चुअल क्लासरूम है, मगर मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ कि आप क्लास में बैठे हो। मैं ये कैमरा है, इसकी आई को देख करके मान लेता हूँ ये बच्चा बैठा है।
और ऐसे गाल पे चपत मारने का कई बार मन करता है मेरा, बट मैं मार नहीं पाता। अपने फिजिकल क्लास में तो मैं मुर्गा भी बना देता हूँ कई बार। मुर्गा तो जानते हो ना कैसे बनते हैं, बना देता हूँ, यही बना मुर्गा। जब पूरी क्लास में मुर्गा बनता है तो सारा होमवर्क अगले दिन पूरा होमवर्क कर लाता है, वो समझ में भी आ जाता है उसको। कई बार प्यार से तो कई बार मार से सीख जाते हैं बच्चे। खैर हम तो बहुत पिटते थे, हमारे गुरुजी तो बहुत मारते थे, और ये मार के चक्कर में हम पढ़ भी लेते थे। मैं अपने स्कूल का टॉपर था। अब यूं कहो स्कूल में ही कितने बच्चे थे, बड़े लिमिटेड, गांव में तो बच्चे छोटे से होते हैं, तो उसमें टॉपर होना कौन सी बड़ी बात है भैया। बड़ी बात तो है, चाहे स्कूल का हो, चाहे पूरे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे पूरे स्टेट का या पूरे कंट्री का टॉपर हो। टॉपर तो टॉपर होता है। आपका जो बैच है उसका टॉपर है तो टॉपर तो है, अच्छा तो किया है उसने, अच्छा किया है तो उसको एक अच्छी फीलिंग भी आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों से ही खुशी मिलती है, यही लाइफ है। एक क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर लिया आपने, बाकी नहीं कर पाए, यस यू शुड फील हैप्पी, दीज आर द रीजंस टू बिकम हैप्पी। भूख लग रही है, आम खाया एक बढ़िया, आजकल आम का सीजन चल रहा है, दशहरी आ रहे हैं, चौसा अभी नहीं आया है, लंगड़े आ रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आम, उन्हें चूस के खाओ आप। आम खाने का मजा ही वो है। मैं काट के नहीं खाता, मैं थोड़ा देहाती हूँ, गाँव का इंसान हूँ। अब तो शहर में रह रहा हूँ इतने सालों से, फिर भी मन तो वही है गाँव में। तो चूस के आम खाओ, वो स्वाद, वो जो चेहरा है, खुशी, आम खा रहे हैं। तो मतलब अब किसी को आम ही पसंद ना हो, पता नहीं कैसा इंसान होगा जिसे आम पसंद ना होगा। मैंगो इज राजा है वो सभी फलों का, द किंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स। कभी कभी हम भी बोर हो जाते हैं यार ये पढ़ा पढ़ा के, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड टू बिकम बोर्ड फ्रॉम दीज थिंग्स। दिस इज लाइफ फॉर यू। You have an ambitious target to become an IITian, to good rank, to get the good rank in IIT. You want to go in IIT कानपुर, IIT बॉम्बे। आपने मन में कुछ सोचा हुआ है, उसको एक अटेन करने के लिए टारगेट को आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हम भी पढ़ाते हैं, हमें अच्छा लगता है जब भी तो पढ़ा पाते हैं। एक ही चीज़ को दिन में 3-3, 4-4 बार हम पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता होगा, तभी तो करते हैं। तब भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, बट ठीक है, हम अगले क्षण फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं, बिकॉज वी आर टीचर्स, वी कांट अफोर्ड टू गेट बोर्ड एंड वी कैन नॉट शो अवर स्टूडेंट्स दैट वी आर गेटिंग बोर्ड। बट हो जाते हैं। आप भी कभी IIT की तैयारी करते हो तो बीच बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, थोड़ा सा डिस्पेयर भी आता है, थोड़ा नंबर जब कम आते हैं थोड़ा लो भी फील करते हो। इट्स ओके, it happens with everyone. It happens with the one who gets a very good rank in IIT JEE also. It happens with everyone. तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ब्रेक लो, बढ़िया आम खाओ एक चूस करके, मम्मी से बात करो थोड़ी देर के लिए। कई बार तो मम्मी लगा देती हैं, तो हमारे तो पापा जी भी मारते थे, मम्मी भी मारती थी बचपन में। वो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों से ऊपर की एक जनरेशन में ये कूटने का फैशन ही था, मतलब कूटते ही थे वो पेरेंट्स। जैसे मारना मतलब एक नेचुरल, हमें पिटना कोई बहुत विशेष, हम जब पिटते रहते थे, हम तो स्कूल में पिट रहे, टीचर्स, हमारे गुरुजी जो हैं, गुरुजी बोलते थे। वो हिंदी मीडियम में पढ़ा ना मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो गुरुजी देखते ही उनके चरणों में झुक जाते थे हम तो बस। तो गुरुजी स्कूल में मारते थे। कज़न जब मन करा, हाथ में खुजली हुई, एक चपत दे दिया, कंटाप कानपुर की भाषा में। और मम्मी पापा तो कोई गलती होती तो मारते ही थे। तो पिटना हमें ऐसा लगता था कि मतलब जैसे हम ब्रश करते हैं ना रोज, और दिनचर्या का पार्ट था हमारा। इट इज़ अ डेली रूटीन कि भाई पिटना तो है ही, एक आदमी तो पढ़ेंगे ही, तो नेचुरल था। अब नहीं, अब तो पूरा माहौल चेंज हो गया। अब बच्चे रूठ जाते हैं, अगर डांट भी दो ना तो बच्चे रूठ जाते हैं। टीचर भी अगर डांट देना तो बुरा मान जाते हैं, और मन ही मन सोचते हैं मैं इन्हें मज़ा चखाऊंगा। अरे टीचर को क्या मज़ा चखाओगे? पेरेंट्स को कोई मज़ा चखा सकता है क्या?
पेरेंट्स टीचर्स आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू। खैर ये सब तो बातें मैंने ब्रेक ले लिया, बातों में आई हैव टेकन ए ब्रेक, नाउ गेटिंग बैक टू इट। सुनो फिर वापस से, ए बी ट्वाइस मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ ये ऑप्टिकल शो करेगा या नहीं करेगा, तो बच्चे सॉल्व करने की बजाय अटकलें लगाते हैं। इतने सारे बताने के बाद हमसे पूछ रहे हैं और अभी तक ये मना कर रहे थे इसमें नहीं करता नहीं करता, और इसमें पूछ रहे हैं करेगा या नहीं करेगा, तो बच्चे जवाब देते हैं सर करेगा। अब पूछ लो उनसे कैसे, कैसे ना पता कैसे। यस इट विल डू, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट विल शो डी एंड एल फॉर्म। एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, डोंट फॉरगेट। तो जरा देखना इसकी स्ट्रक्चर, एम ए बी ए बी। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है देखो ये रहा सर, ये है प्लेन, काट दो ऐसे, ये रहा एम बी और एम बी दोनों इक्वली बाइसेक्ट हो गए। यस दोनों एटम्स बाइसेक्ट हो गए, रिंग्स आर नॉट बाइसेक्टेड। मैं वापस से 4 पेन लेके समझाता हूं। देखियो, देखो ये रहा टेट्राहेड्रॉन बन गया, 199 199 199 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ये रहा, यहीं आ जाओ, ऐसे लेते हैं, यहीं आ जाओ। ए बी सर एक जैसे हैं, लो भैया लो, ये लो ये लो, आप ठीक है ना, ये लो। हाँ ए बी रिंग है, भूलना मत, रिंग है ये ए बी। वापस से ए बी रिंग है और दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है। कोई प्लेन हो ही नहीं सकता जो दोनों रिंग्स को इक्वली बाइसेक्ट कर दे, नो प्लेन इज पॉसिबल। अगर दोनों रिंग सेम प्लेन में होंगी तब तो बाइसेक्ट हो जाएंगी, वरना बाइसेक्ट नहीं होंगी। तो दोनों रिंग अलग अलग प्लेन में, एक प्लेन ये हुआ, दूसरा प्लेन ये हुआ, और दोनों रिंग्स अलग अलग प्लेन में है। कोई प्लेन ऐसा नहीं हो सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी नहीं हो सकती जो इनको इक्वली बाइसेक्ट कर दे। दैट्स वाई कई बार ऐसा लगता है कि सर ऐसे ये डोनर है, इनसे काट दो, एटम बाइसेक्ट हो जाएंगे। यस बी बाइसेक्ट हो जाएंगे, रिंग्स विल नॉट बाइसेक्ट। तो याद रखो, अगर रिंग्स भी इक्वली बाइसेक्ट होनी है, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी है तो मैंने बता दी, तरीका भी सिखा दिया। अब घर पे 4 पेन लो, बना बना के देखो, एज्यूम करके ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए बी वाले प्लेन से कट मारा, एटम बाइसेक्ट हो गए, रिंग्स बाइसेक्ट नहीं होंगी। सो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डी एंड एल, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अच्छा क्वेश्चन IIT JEE में ऐसा ना आएगा, कभी सोचो कि हमने तो ये पढ़े थे, क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि मान लो CO GLY ट्वाइस Cl, ये कॉम्प्लेक्स आ गया +3 का, और कहा कि बताओ ये किस तरह का आइसोमरिज्म शो करेगा। और मान लो टेट्राहेड्रल बोल दिया, फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल बोल दिया इसको, फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल दिया इन्होंने, कोबाल्ट 3+ में या कोबाल्ट 2+ ही ले लो, हटाओ टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया मान लो। तो इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से अगर बोल दिया तो साफ दिखता है कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो फिर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। एग्जाम में इस तरह का, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ढूंढते फिरो, हमें तो ए बी बताया था, अरे ए बी मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो हालांकि जरूरी नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करे ही, वो तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया था, जरूरी नहीं है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करे ही। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। अच्छा मान लो चारों ही डिफरेंट हो गए, ए बी सी डी, ऑब्वियसली 2 बाइडेंटेट हैं, सब कुछ अलग अलग है, तो इट विल शो डी एंड एल फॉर्म। इट विल हैव 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर्स, ये सब आप जानते हो। ये थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑल द पॉसिबिलिटीज वी हैव चेक्ड, monodentate ligands, bidentate and monodentate ligands, all bidentate ligands. Now we will take square planar complexes. Note it down.
बी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करें। अच्छा ये तो हमने बताया स्क्वायर प्लेनर में मॉलिक्यूल ही प्लेनर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी होगी। स्क्वायर प्लेनर है, चारों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में आ गए, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, इट हैज गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे, फिर क्या शो कर सकते हैं? ज्योमेट्रिकल। तो लिखो डू नॉट शो optical isomerism but may show geometrical isomerism। लिखो बात को, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों? स्क्वायर प्लेनर है तो ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी होगी, तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट मे शो ज्योमेट्रिकल। चलो देखिए कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसी के ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे मान लो मोनोडेंटिएट लेके बात करें तो MA4 नो इट विल नॉट, A3B नो इट विल नॉट, A2B2 yes it will show, it will have two geometrical isomers। इसके दो geometrical isomers होंगे। कौन से दो? जरा बना के देखें तो सही। M स्क्वायर प्लेनर है तो A B B। दूसरा कौन सा? एक और M A B A B। ध्यान से देखो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। यहां पर A और A अपोजिट है। मान लो ये A दो बहुत बल्कि होते, बहुत ज्यादा बल्कि लार्ज नेचर के होते, तो दो अगर अपोजिट हैं तो रिपल्शन कम है। ट्रांस है आइसोमर, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, तो दो A अपोजिट है तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर और ये हो गया सिस आइसोमर। सिस क्यों? ये दो A पास पास है 90 डिग्री पर, अप्रॉक्स 90 डिग्री, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली तो नहीं होगा, ये अलग अलग लिगेंड्स है ना। और ये इनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब ट्रांस पोजीशन मींस अपोजिट एट 180 डिग्री, सिस पोजीशन मींस एट 90 डिग्री, नियर बाई एट 90 डिग्री। दो सिमिलर लिगेंड्स या दो लिगेंड्स ये पास पास A पास पास आ रहे हैं तो ये सिस आइसोमर, और ये दो अपोजिट आ रहे हैं तो ये ट्रांस आइसोमर हुआ। दोनों का रिपल्शन बिहेवियर अलग, बॉइलिंग पॉइंट्स अलग, मेल्टिंग पॉइंट्स अलग, विस्कोसिटी अलग, डाइपोल मोमेंट विल बी डिफरेंट एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये दो ज्योमेट्रिकल हुए, बट ऐसे बना बना के चेक ना करेंगे। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये तरीका बना करके हमने देख लिया, ये तो बड़ा आसान सा केस था, बट जब कॉम्प्लेक्स केसेस आ जाएंगे और खासकर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जाएंगे, 6 लिगेंड्स होंगे, तो उसमें फिर बना बना के चेक नहीं कर सकते। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या है? ट्रांस पेयर्स बनाना। क्या बनाना? ट्रांस पेयर्स। कौन सा नया शब्द इस्तेमाल किया हमने? ट्रांस पेयर्स, TRANS, ट्रांस PAIRS, ट्रांस पेयर्स। जरा बनाओ ट्रांस पेयर्स, इसके दो ट्रांस पेयर्स बनाओ। कैसे ट्रांस पेयर्स? AA BB, AB AB। हमने कॉम्बिनेशन ले लिया। लिखना बंद करो, जरा सुन लो, पहले सुन लो, इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। तो MA2B2 ट्रांस पेयर्स AA BB AB AB। क्या मतलब हुआ? इसको कैसे रीड करोगे? ये वन ट्रांस पेयर, दिस इज अनदर ट्रांस पेयर, सो दीज टू ट्रांस पेयर्स, दीज आर टू
ट्रांसपेयर्स। ये दो अलग अलग ट्रांसपेयर्स हैं। पहला ट्रांसपेयर ए बी बी, इसका मतलब क्या है? पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है दो मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। सुनो जरा, ए ट्रांस ए के ट्रांस ए लिखा है तो इसका मतलब ए के ट्रांस ए, ट्रांस मतलब 180 डिग्री पर अपोजिट। ए ट्रांस ए बी ट्रांस बी, ए ट्रांस बी ए ट्रांस बी। कौन सा वाला है फिर इनमें से, कौन सा वाला है ये? ए ट्रांस ए, ये रहा ए ट्रांस ए, बी ट्रांस बी, बी ट्रांस बी, इसका मतलब ये वाला है ये। और ये कौन सा था फिर? ये वाला है ये। ए ट्रांस बी ए ट्रांस बी, ए ट्रांस बी ए ट्रांस बी, दो आइसोमर बन गए। तो देखो ये हमने ट्रांसपेयर्स बना लिए। ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लो, जितने कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, जितने ट्रांसपेयर्स बन पाएंगे, उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। इस केस में दो बने तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, इससे ऊपर वाले में बनाना ए बस, और तो कोई बनेगा ही नहीं, सब तो सेम ही है। तो एक ट्रांसपेयर है। एक ट्रांसपेयर का मतलब ये हुआ कि इट इज अ सिंगल कंपाउंड, इट हैज नो ब्रदर नो सिस्टर, इट हैज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये सिंगल कंपाउंड है। एक ही ट्रांसपेयर का मतलब सिंगल कंपाउंड, इट हैज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सो इट इज ए। अच्छा यहां आना जरा, ए बी बस। अच्छा ए बी या बी ए तो एक ही बात है, ए बी या बी ए एक ही बात है, तो एक ही बना तो इट डज नॉट शो। इससे बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने का। बना के देखोगे तो ये सिंपल केसेस हैं, ये तो हो जाएंगे, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स केस होगा फैल जाओगे आप, ना हो पाएगा तुमसे, ना हो पाएगा। आगे केसेस जरा एक बार देखें। एम ए टू बी सी, बताओ फिर एम ए बी सी डी, बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे बताओ। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हटा देते हैं, नहीं जरूरत नहीं है। चलो ये कॉम्प्लेक्स एम ए टू बी सी, एम ए बी सी डी, चारों मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। बनाओ ट्रांसपेयर्स, डू इट। देखो इधर, बनाओ ट्रांसपेयर्स। कितने ट्रांसपेयर्स? ए बी सी, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ए बी ए सी, बस, और ना बनेंगे। तीसरा बना के नहीं कोशिश करो, तब तीसरा बनाओगे तो इन दोनों में से कोई कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब इट विल हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप चाहो तो इन्हें ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे ड्रॉ करो तो पहला वाला एम ए ट्रांस ए, स्क्वायर प्लेनर है भूलना मत, बी ट्रांस सी। दूसरा वाला बनाना एम ए ट्रांस बी ए ट्रांस सी। जरा देखना, ये दो ए अपोजिट हैं ट्रांस आइसोमर, ये दो पास पास हैं सिमिलर ग्रुप्स, क्या बोल दोगे? सिस आइसोमर। ये सिस आइसोमर, ये पहला वाला, दूसरा वाला, और ये ट्रांस आइसोमर। हो गए दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जरा इसके देखो, इसके ट्रांसपेयर्स कितने बनेंगे? कितने बनाए जरा बताना आपने? 2 3 4, कितने? 3 बनाओ। 3 कौन से? ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए डी बी सी। बन गया देखो 3। चौथा नहीं बनेगा, चौथा बनाओगे तो इट विल बिकम कॉमन विद एनी वन ऑफ देम। तो इसका मतलब इट हैज गॉट, ये इसको अलग कर दिया हमने, तो ये 3 हैं, इट विल शो एंड इट विल हैव 3, इट विल हैव 3। एक बार मैं लेफ्ट साइड वाला ये हटाता हूं, इनकी नेमिंग कैसे करें? इसमें सिस ट्रांस नहीं चलेगा। सिस ट्रांस तो जब यूज करते हैं जब दो आइसोमर्स बनते हों, एक को सिस बोल दिया, दूसरे को ट्रांस। अगर 3 हैं तो फिर सिस ट्रांस कैसे? फिर तो 3 नाम आने चाहिए ना।
तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, आई टेल यू द मेथड। आप पहले ये लेफ्ट साइड वाला ये हटा देता हूं मैं, नोट इट डाउन। जरा इनको ड्रॉ करना। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक बार इसको ड्रॉ करो, एक बार इसको ड्रॉ करो, एक बार इसको ड्रॉ करो, जरा देखना। एम ए ट्रांस बी, ए ट्रांस बी, ए के अपोजिट में बी रखना है, सी ट्रांस डी। जरा दूसरा बनाओ, ए ट्रांस सी, बी ट्रांस डी। जरा इसको बनाओ, ए ट्रांस डी, बी ट्रांस सी। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर काम नहीं करेगा इन केसेस में। सो व्हाट डू वी डू, व्हाट टू डू। तो देखो यहां पर, अब यहां पर सब चारों लिगेंड्स अलग अलग हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो कोई भी एक लिगेंड आप जो है वो चूज कर लो। मान लो ए ले लिया, तो क्या बोलोगे, ए ट्रांस, ए के ट्रांस में कौन है, बी, ए टी बी या ए ट्रांस बी आइसोमर। आइसोमर मतलब बाकी का नाम आप लिखना पड़ेगा। इस पर आओ तो ए को ही लेना है, अब ए ट्रांस सी आइसोमर, ए को ही लेना है, ए ट्रांस डी आइसोमर। ये तरीका है इनका लिखने का, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस सी, ए ट्रांस डी आइसोमर। तो ये इस तरीके से नाम आप लिखोगे। ये तो जब थे कॉम्प्लेक्सेस, जब सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स थे। अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड हो जाए तो लेट अस सी। इसको पहले नोट कर लो, नोट इट डाउन। अच्छे से प्रैक्टिस करें, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमरिज्म के, और नेक्स्ट लेक्चर तो और, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, थोड़ा सा दिमाग पे एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आज का लेक्चर अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो अगले लेक्चर में आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना उड़ा बैठा है, हाईली वोलेटाइल है, उड़ जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम दिमाग में से निकल जाएगा। दिमाग में से निकल जाना मतलब हाईली वोलेटाइल। तो क्या बात बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। जैसे मान लो एक बाइडेंटेट है तो एम ए B2, नो इट विल नॉट शो, क्यों, ट्रांस पेयर बनाओ, लिखो ए बी। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ए ट्रांस ए कभी नहीं आ सकता, पता है आपको, किसी बाइडेंटेट के दोनों डोनर कभी ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। This does not exist as donor atoms of a bidentate ligand never occupies transposition। पता है आपको कि किसी बाइडेंटेट लिगेंड के डोनर्स हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, कभी ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करते। तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट एज द डोनर एटम्स ऑफ अ बाइडेंटेट लिगेंड नेवर ऑक्यूपाइज ट्रांस पोजीशन। तो ये ए ट्रांस ए हो गया, ये मैं बना के भी देखता हूं, ये तो बन जाएगा एम ए ट्रांस बी, ए ट्रांस बी। रिंग जरूर कनेक्ट कर देना, रिंग भूल जाते हो कई बार आप बनाते बनाते, तो ये तो ठीक है, दिस इज ऑल राइट। तो ये तो सिंगल कंपाउंड हुआ। जरा ये वाला बना के देखना, एम ए ट्रांस ए, बी ट्रांस बी। नहीं, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट।
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड के दोनों डोनर कभी ट्रांस स्ट्रेच हो ही नहीं सकते। इतनी ऐसे थोड़ी कि कितना खींच करके बॉन्ड बनवा दो, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है बॉन्ड बनाने का। सो लाइक दैट यू से, तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। एक ही कंपाउंड है तो एम ए बी सी, नहीं ये भी नहीं करेगा। क्यों? ट्रांस पेयर बनाओ आप तो ए बी ए सी, नो बस एक ही बना। एम मान लो ए बी सी टू है, नहीं ये भी नहीं बनेगा। ए सी बी सी, नहीं ये भी नहीं। इसी में अगर अगला कॉम्प्लेक्स ले एम ए बी सी डी, हाँ ये शो करेगा इट विल हैव टू, कैसे? ए सी बी डी, दो मोनोडेंटेट एक बाइडेंटेट, ए डी बी सी, यस इट विल शो इट विल हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जरा इनको स्ट्रक्चर ही बनाओ तो बना सकते हो। एम ए सी बी डी, दिस इज द रिंग। अच्छा यहां एम ए डी बी सी रिंग आ गई। तो देखो दोनों में रिपल्शन बिहेवियर अलग अलग है, तो ये दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ये। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो गाइज ये थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अभी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अभी और बाकी है, पहले आप ये डाइजेस्ट कर लो, समझ लो अच्छे से। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर अगर ना पढ़ा और अगले लेक्चर में बैठ गया तो ना आएगा समझ में, इसलिए पढ़ लें इसका। रोज का काम रोज करें, पेंडिंग ना रखें। किसी कारण से हो भी जाए तो बस उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि उसको बैकअप को कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये थे। अभी इसमें बाकी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स में अभी बाकी है जब दोनों ही लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड्स हो जाएं। दैट्स इट फॉर नाउ।